अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने लाइन इंटीग्रल पढ़ा था और उसकी डिफरेंट एप्लीकेशन, स्टोक्स थ्योरम, ग्रीन थ्योरम और हम लोगों ने डाइवर्जेंस थ्योरम की फॉर्म में डिस्कस की थी और हमने उनसे रेलिवेंट एग्जांपल्स को भी सॉल्व किया था। उसके बाद फर्दर जो टॉपिक है सरफेस इंटीग्रल है। अगर हमारे पास हम लोग इंटीग्रल अगर कैलकुलेट करें अराउंड द सरफेस और हमारे पास कोई वेक्टर फील्ड इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर फंक्शन जैसा कि यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है, f which is basically depending upon other functions, f1 that could be in the form of x y z एंड f2 एक्स वाई जेड की फॉर्म में हो सकता है, f3 भी एक्स वाई जेड की फॉर्म में हो सकता है। चूंकि सात डायमेंशंस दी हुई हैं, डायरेक्शंस दी हुई हैं आई जे के, तो इस वजह से इसको हम लोग वेक्टर फंक्शन का नाम देंगे। तो जो सरफेस इंटीग्रल है उसको हम लोग इन एनी ऑफ द वे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एफ डॉट डी एस, यहाँ पे एफ भी वेक्टर है, डी एस भी वेक्टर है और डबल इंटीग्रल एस की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इसको सिंगल इंटीग्रल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। साथ एस मेंशन होने की वजह से इसको हम लोग जब अप्लाई करेंगे तो डबल इंटीग्रल ही सॉल्व करेंगे। सो इसको हम लोग डीएस को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि डीएस मैग्नीट्यूड इनटू नॉर्मल यूनिट वेक्टर। जो भी सरफेस होगी उसके जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर होगा उसको एन के साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो ये पूरा कंप्लीट मिलके डीएस वेक्टर कहलाएगा। ठीक है। और अब हम लोग चूंकि हमारे पास जो सरफेस है वो थ्री डायमेंशन के अंदर है, तो हम लोगों ने उस थ्री डायमेंशनल सरफेस को जब इंटीग्रेट करना है तो उसका प्रोजेक्शन लेना है किसी भी प्लेन के अंदर। तो जो थ्री डायमेंशनल सरफेस है, सपोज कुछ इस तरह से है, तो इसका प्रोजेक्शन लेंगे तो एक्स वाई प्लेन के अंदर, एक्स जेड प्लेन के अंदर और वाई जेड प्लेन के अंदर जब हम लोग इसका प्रोजेक्शन लेंगे तो देन जो है ना हमें अपनी लिमिट्स को उसी प्लेन के अंदर जाके डिफाइन करना पड़ेगा। मतलब अगर सपोज कि हम लोग प्रोजेक्शन लेते हैं एक्स वाई के अंदर, तो देन जो हमारे पास ये जो इंटीग्रल होगा वो एक लिमिट एक्स के लिहाज से हो जाएंगी, दूसरी लिमिट वाई के लिहाज से हो जाएंगी। ठीक है। सो जब हम लोग प्रोजेक्शन किसी भी जो है ना प्लेन के अंदर लेंगे तो जो हमारे इंटीग्रल की लिमिट्स होंगी अकॉर्डिंगली वेरी करेंगी। सो कंसिडर कि हमारे पास जो प्रोजेक्शन है वो सपोज किया सरफेस एस का एक्स वाई प्लेन के अंदर है, तो देन ये वाला जो इंटीग्रल है इसको हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस फॉर्म के अंदर। सो सपोज किया अगर एक्स वाई प्लेन के अंदर है तो देन जो डी एस है आपके पास एक्स वाई प्लेन बन जाएगा और एन जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर होगा उसको हम लोग कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे। एक्स वाई प्लेन का जो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है वो जेड डायमेंशन के अंदर है और वो के यूनिट वेक्टर है, तो एन डॉट के यूनिट वेक्टर की यहाँ पे मैग्नीट्यूड आ जाएगी। ठीक है। और नेक्स्ट जो है, अगर आपके पास जो प्रोजेक्शन है वो वाई जेड प्लेन के अंदर है तो देन डी जो डी एस हो जाएगा वो डी वाई डी जेड बन जाएगा और वाई जेड का जो परपेंडिकुलर है वो एक्स एक्सिस है और एक्स के लॉन्ग जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर है वो आई है, तो एन डॉट आई बन जाएगा। सिमिलरली जो एक्स जेड है तो उसमें डी एस जो है वो डी एक्स डी जेड बन जाएगा और डी एक्स डी जेड बन जाएगा और इन दोनों का जो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है वो जे है, तो एन डॉट जे की आपके पास यहाँ पे मैग्नीट्यूड आ जाएगी। सो इन अदर वर्ड्स यहाँ पे भी थोड़ी सी ये डेफिनेशन सी डिस्क्राइब की गई है। डीएस को जनरली डिफाइन करने का जो मेथड है वो यहाँ पे चूंकि सरफेस जो है आई एक्सिस है, तो आई जो है वो परपेंडिकुलर होगा किसके, वाई और जेड के। यहाँ पे जे है तो ये जेड और एक्स के परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे के है तो ये एक्स और वाई के परपेंडिकुलर होगा। और कंसीडर करेंगे अब हम लोग एक एग्जांपल दो डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास एक वेक्टर फंक्शन दिया हुआ है और हमने एवेल्यूएट करना है सरफेस इंटीग्रल फॉर अ क्यूब बाउंडेड बाय x is equal to 0, x is equal to 1, y is equal to 0, y is equal to 1, z is equal to 0 एंड z is equal to 1। तो जब हमने इसकी डायग्राम बनानी है तो आपके पास एक्स जो है वेरी कर रहा है जीरो से लेके वन तक, तो एक्स जो है वो जीरो से लेके कहाँ तक वेरी कर रहा है, जीरो से लेके वन तक वेरी कर रहा है। सिमिलरली वाई भी जो है वो जीरो से लेके वन तक वेरी कर रहा है। तो जब इसको मिलाएंगे तो आपके पास ये वाली नीचे वाली सरफेस बन जाएगी। अब उसके बाद अगर हम लोग z को भी इंक्लूड करें, z जो है वो जीरो से लेके वन तक जा रहा है,
तो इन ड्यू टू दिस टर्म्स ये वाली जो सरफेस है वो एक क्यूब की फॉर्म में बन जाएगी, जिसके अंदर एक्स वाई जेड जो है वो दोनों जीरो से, तीनों जो हैं वो जीरो से लेके वन तक जा रहे हैं, और ये पॉजिटिव जो फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा थ्री एक्सिस का, उसमें ये डायग्राम ड्रॉ होगी। सो हम लोगों ने अब जब इसको इंटीग्रेट करना है तो हम लोग वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जो फ्रंटल फेस है ADEG, इसका जो इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें अगर आप लोग गौर करें तो इसमें एक्स की जो वैल्यू है इस सरफेस के ऊपर, ये वाली जो सरफेस है जिसको हम लोग ADEG का नाम दे रहे हैं, यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपके पास वन है। एक्स की वैल्यू जो है वो वन है। जो वाई है वो जीरो से लेके वन तक जा रहा है, एंड सिमिलरली जेड भी जो है वो जीरो से लेके वन तक जा रहा है। तो इस इन अदर वर्ड्स हम लोग कह सकते हैं कि एक्स की वैल्यू कांस्टेंट है, जबकि वाई और जेड जो है वो जीरो से लेके वन तक वेरी कर रहे हैं। सो इसमें हम लोग कुछ इस तरह से ले सकते हैं कि ये जो हमारे पास सरफेस एरिया है ADEG का, उसका इंटीग्रल F.NDS, और यहाँ पे हमारे पास जो F होगा, F जो है वो बेसिकली ये वाला वेक्टर है, वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा एज n इज द आउटवर्ड नॉर्मल। सो इन दिस केस n विल बी, अगर इस सरफेस का अगर हम लोग नॉर्मल लेंगे तो वो जो है ना एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के अंदर आएगा, तो इस वजह से जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर है वो आई आ जाएगा। सो जो आपके पास यहाँ पे चूंकि एक्स जो है वो कांस्टेंट है, एक्स आपके पास जो है वो कांस्टेंट है इस पूरे के अंदर, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या है, वन है। तो जो डी एक्स होगा वो भी ज़ीरो होगा। डी एक्स ज़ीरो होगा तो यहाँ पे डी एक्स ज़ीरो पुट करेंगे और यहाँ पे भी डी एक्स ज़ीरो पुट करेंगे, तो ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी। सो इन दिस वर्ड डी एस किस चीज़ की इक्वल आ जाएगा, DY DZ, और साथ में योटा टर्म आ जाएगी। तो जब ये वाली वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास जो वाई है वो जीरो से लेके वन तक जा रहा है, और जेड जो है वो भी जीरो से लेके वन तक जा रहा है। तो जब हम लोग यहाँ पे DS की ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, DY/DZ, DY/DZ आई, और उसकी जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे इसके साथ, तो योटा और योटा क्या हो जाएगा, वन। जबकि योटा डॉट जे, ये वाला योटा डॉट योटा आपके पास वन, ये योटा डॉट जे आपके पास जीरो, योटा डॉट के आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो। तो रिमेनिंग टर्म यहाँ पे क्या बन जाएगी, 4XZ बचेगी, साथ DY/DZ आ जाएगा, लेकिन x की वैल्यू चूंकि वन है तो इस वजह से 4Z बचेगी। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 4Z, और DS की जगह पे आपके पास क्या आ गया, DY/DZ आ गया। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जेड के लिहाज से कर लें पहले, फिर उसके बाद वाई के लिहाज से कर लें, तो इसका आंसर जो आएगा वो टू के इक्वल आएगा। सो नाउ अगर हम लोग सरफेस कंसिडर करें OBFC, तो उसमें आपके पास कौन सा है, ये फ्रंटल सरफेस थी, और इसकी जो बैकवर्ड सरफेस है OBFC। तो यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें तो इसमें आपके पास x की वैल्यू जो है वो थ्रू आउट जीरो रहेगी। इस सरफेस के अलोंग x की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो रहेगी, जबकि y अगेन जीरो टू वन और z जीरो टू वन जा रहा है। तो अगेन जब वैल्यूज पुट करेंगे तो उस सरफेस का जो नॉर्मल यूनिट बनेगा यहाँ पे इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बने तरफ बनेगा, और उसका जो आउटवर्ड नॉर्मल होगा वो नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ बनेगा। तो इस वजह से एन जो होगा वो माइनस योटा के इक्वल होएगा। एन जो होगा वो आपके पास क्या आएगा, माइनस योटा के इक्वल आएगा। DS जो है वो DY/DZ होगा। एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर दी, तो इन दोनों की लिमिट जो है वो जीरो टू वन, जीरो टू वन। तो जब अयोटा यहाँ पे इसके साथ भी जीरो हो जाएगा, इसके साथ भी जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो होने की वजह से ओवरऑल टर्म जीरो, तो ये पूरा इंटीग्रल क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। सो नेक्स्ट जो है आपके पास BDEF सरफेस जो है, टोटल आपके पास ये छह सर्फेसिस बनती हैं, दो का हमने कैलकुलेट कर लिया है नाउ BDEF। तो इसमें आपके पास अगर y जो है वो आपके पास वन के इक्वल होगा, और उसका नॉर्मल यूनिट वेक्टर जो होगा वो लॉन्ग वाई एक्सिस होगा, यानी कि MJ के इक्वल होगा। तो इसको हम लोग कल y जो है वन के इक्वल है, x जो है वो जीरो टू वन है, z भी जो है वो जीरो टू वन है, और जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर है वो j के इक्वल है, तो साथ सरफेस DX/DZ बन जाएगी। ठीक है। तो जब j की डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये आपके पास वन बनेगा, बाकी ये आप दोनों जीरो हो जाएंगे, तो आपके पास y की वैल्यू वन है, तो वो पुट करने के बाद आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, -1 का स्क्वायर, और dx के लिहाज से सॉल्व करेंगे, फिर dz के लिहाज से सॉल्व करेंगे, तो आपके पास एक नंबर आ जाएगा। सो नेक्स्ट जो है OAGC है, यानी कि इसका जो बैकवर्ड सरफेस है
AGC। तो इसमें आपके पास फ़र्क जो पड़ेगा वो सिर्फ ये पड़ेगा कि जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर है वो माइनस वाई एक्सिस यानी कि माइनस जे के इक्वल है। यहाँ पे माइनस जे के इक्वल है, तो y आपके पास ज़ीरो है, तो जब ये पूरे का आंसर क्या हो जाएगा, ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। नाउ अब हम लोगों ने ये अपवर्ड डायरेक्शन में और डाउनवर्ड यानी कि CGEF और OADB कैलकुलेट करना है। यहाँ पे z एक्सिस का जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर होगा वो k आएगा, और यहाँ पे आपके पास माइनस k आएगा। तो इन दोनों को हम लोग अगेन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आप लोग देखें CGEF के अंदर आपके पास z की वैल्यू 1 है, x0 to 1 y0 to 1, नॉर्मल यूनिट वेक्टर आपके पास k आएगा, सरफेस आपके पास x और y के अंदर होने की वजह से dx dy बनेगा। तो जब इसकी k डॉट लेंगे तो यहाँ पे 4z डी एक्स डी वाई आएगा, तो z की वैल्यू आपके पास 1 है, तो आपके पास 4, बाकी क्या बचेगा 4 dx, और इसको आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ना जो दूसरी सरफेस है उसमें z ज़ीरो है, और जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर है वो माइनस के इक्वल है। तो इस वजह से z ज़ीरो होने की वजह से ये टर्म भी ज़ीरो, और k की इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो, और इस k की i के साथ डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो। तो ओवरऑल इसका आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। नाउ अब हमने सरफेस इंटीग्रल कैलकुलेट करना है, तो हम लोग छः की छः सरफेस के इंटीग्रल को क्या करेंगे, सम कर देंगे। इस सरफेस का प्लस दूसरी का, तीसरी का, चौथी, पांचवी और छठी, छः की छः को सम करेंगे, तो आपके पास ओवरऑल सरफेस इंटीग्रल आ जाएगा। सो नाउ हम लोग एक अदर एग्जांपल डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। कंसीडर करें कि आपके पास जो वेक्टर फंक्शन दिया हुआ है वो इस चीज़ के इक्वल है, और जो एस है वो एक प्लेन से मिलके बन रही है जिसमें 2x + 3y 6z = 12 है, एंड दैट इज़ इन द फर्स्ट ऑक्टेंट। मतलब इसमें आपके पास इन 3D है, और फर्स्ट ऑक्टेंट से मुराद जो है ना, जैसे 2D में हम क्वाड्रेंट का लफ्ज़ बोलते हैं, तो 3D के अंदर हम लोग ऑक्टेंट का नाम बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑक्टेंट से मुराद है, इसमें x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, और z भी आपके पास क्या है, पॉजिटिव है। नाउ अगर हमने इस सरफेस के कंपोनेंट्स डिफाइन करने हैं, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सपोज किया z के कंपोनेंट डिफाइन करने हैं, तो हम लोग x और y को क्या करेंगे, ज़ीरो पुट कर देंगे। x और y को ज़ीरो पुट करेंगे तो z के कंपोनेंट क्या आ जाएंगे, 12/6। तो आपके पास 2 आ जाएगा। तो यानी कि z के अलोंग जो कंपोनेंट बनेगा वो x और y ज़ीरो था, और z की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके पास 2 आ जाएगी। एंड सिमिलरली अगर सपोज किया अलोंग x एक्सिस निकालने हैं, तो y और z को ज़ीरो पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। तो आपके पास 6,0,0 आ जाएगा। एंड सिमिलरली अगर y के निकालने हैं, तो x और z को ज़ीरो पुट कर दें, y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, और 0 4 0 आएगी। तो इन पॉइंट्स को मिलाने के बाद जो आपके पास सरफेस बनेगी वो कुछ इस तरह से होगी। सो इसको हम लोग, मैंने यहाँ पे एलेबोरेट भी कर दिया है वर्डिंग के अंदर। सो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोगों ने क्या काम करना है, इसका नॉर्मल यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। ये सपोज करें कि एक आपने जो है ना पेज, रूम के कॉर्नर के साथ पेज, या एक पहले कह लें कि बोर्ड आपने क्या किया है, रूम के कॉर्नर के साथ विद एन एंगल प्लेस करवा दिया, और उसका जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर होगा वो हमने डिफाइन करना है। सो यहाँ पे हमें जो इस प्लेन की इक्वेशन दी गई है वो इस चीज़ की इक्वल दी गई है, जहाँ से हमने dd12 दूसरी साइड पे जाएगा। तो हमने अगर इसका नॉर्मल यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, ये फंक्शन है इसका ग्रेडियंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उस ग्रेडियंट का जो होगा हमें मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, नॉर्मल यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ग्रेडियंट बेसिकली डेल ऑपरेटर है, फंक्शन के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने देखा था कि ग्रेडियंट ऑफ एनी फंक्शन जो है वो आपको एक वेक्टर क्वांटिटी देता है। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई क्या होगा, योटा फाई का एक्स के लिहाज से, जे फाई का वाई के लिहाज से, और के फाई का जेड के लिहाज से। तो जब इसका फाई का हम डेरिवेटिव लेंगे, तो आपके पास ये एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। तो इस वेक्टर को जब हम लोग इसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास इस सरफेस का जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर आएगा वो इस चीज़ के इक्वल आ जाएगा। क्योंकि हमने जब अ, जो प्रॉब्लम को सॉल्व करना था, तो हमने नॉर्मल यूनिट वेक्टर डिफाइन करना था, ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हुए हैं। तो ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर जो होगा वो इस चीज़ के इक्वल आएगा। ठीक है। नाउ अब हमने इसका सरफेस का प्रोजेक्शन लेना है, तो वो अब हम पे डिपेंड करता है कि हमने इसका जो प्रोजेक्शन है वो एक्स वाई प्लेन के अंदर लेना है या वाई जेड प्लेन के अंदर लेना है, किस में लेना है। सो सपोज करें कि हमने एक्स वाई प्लेन के अंदर लिया,
तो एक्स वाई प्लेन के अंदर एक्स के जो कंपोनेंट्स हैं वो 6 हैं, यानी कि हमारे पास ये वाली सरफेस जो है वो नीचे वाली जो बन रही है, इसको यहाँ पे दोबारा से एक नए अंदाज में ड्रॉ कर दिया गया है। ठीक है। सो यहाँ पे अब हम हमारे पास डी एस डिफाइन करना है, तो डी एस डिफाइन करने के लिए आपके पास क्या आएगा, डी एक्स डी वाई, क्योंकि आपके पास एक्स वाई प्लेन बन गया है और नीचे एन डॉट के था। ठीक है। तो एक्स वाई की वजह से एन डॉट के, अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो अगर सरफेस जो है वो एक्स वाई प्लेन के अंदर है, तो देन आपके पास ये वाला बनेगा डी एक्स डी वाई, और एन डॉट के था। तो एन हमने डिफाइन कर लिया हुआ है, तो उसकी के के साथ हमने क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट लेनी है। तो एन जो है वो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, वो आ गया, और डॉट के आ गया। तो जब के जे के साथ जाएगा 0, आई के साथ जाएगा 0, यहाँ पे 6/7 बचेगा। तो हम लोग डी एस की जगह पे ये चीज़ें पुट कर सकते हैं, और एन की जगह पे आपके पास ये आ जाएगा, और एफ आपके पास ये आएगा। सो इन दोनों के दरमियान यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, और ये आपके पास एफ डॉट एन डॉट और साथ डी एस है। तो डी एस हमने तीनों, एन कैलकुलेट कर लिया, डी एस कैलकुलेट कर लिया, और ये आपके पास फंक्शन था। जब इनकी डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो देन आपके पास क्या आएगा, ये आई आई के साथ क्या होगा, 1 होगा, सॉरी यहाँ पे 7 जो है वो ऊपर जाके 7 को कैंसिल कर देगा, नीचे 6 बचेगा, तो 1/6 बाहर ले लिया। तो 18 Z इसके साथ आएगा, 2 के साथ तो 36 Z बन जाएगा। सिमिलरली 12 × 3 36, -36, और 6 × 3 y 18 y आ जाएगा, और साथ सरफेस आपके पास डी एक्स डी वाई आ गई। नौ इसमें से हम लोग 6 कॉमन ले सकते हैं, तो बाकी रिमेनिंग बच जाएगा, जैसे 6Z - 6 + 3y बच जाएगा। सो चूंकि जो आपके पास सरफेस है, वो 3 डायमेंशन से हमने प्रोजेक्शन लेके डी एक्स डी वाई में कर दिया है। तो देन हम लोग अगर z की वैल्यू को क्या करेंगे, जो गिवन सरफेस की इक्वेशन है वहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो गिवन सरफेस की इक्वेशन है वहाँ से कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये जो इक्वेशन दी हुई थी, तो यहाँ पे इन दोनों को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, माइनस हो जाएगा। तो 6Z रख लेंगे, 6Z जो है 6Z विल बी इक्वल टू दिस, और हमें 6Z की वैल्यू चाहिए थी, तो 6Z की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे, तो कुछ कैंसिलेशन के बाद रिमेनिंग फंक्शन आपके पास ये वाला आ जाएगा। नाउ अब हमने, हमारे पास जो फंक्शन है वो एक्स वाई की फॉर्म में आ गया है। अब हमने लिमिट्स को डिफाइन करना है। तो जो गिवन हमारे पास डायग्राम थी, हम लोग एक को मान लेते हैं, किसी एक को एक्स जो है वो 0 से लेके 6 तक जा रहा है सपोज, हम लोग अगर इसको मान लें, तो देन हमने y की लिमिट को डिफाइन करना है। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे y आपके पास 0 है, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो रही है, वेरी कर रही है। तो हम लोग लेडर लगा के किसी भी जगह के ऊपर, तो इस वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ये y की मिनिमम वैल्यू होगी और ये y की मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो हम लोग अगर y की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो देन हमारे पास क्या आ जाएगा, जो ये वाला जो लाइन बनेगी, ये बेसिकली इसी इक्वेशन की बनेगी जो आपके पास यहाँ पे दी हुई है। इसमें जस्ट हमने z को क्या कर देना है, 0 पर कर देना है, क्योंकि हमारे पास जो प्रोजेक्शन है वो एक्स वाई प्लेन के अंदर है, तो z कंपोनेंट क्या हो जाएगा 0, तो 2x + 3y क्या हो जाएगा 12। इस लाइन की इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है। यानी कि इस लाइन की जो इक्वेशन होगी, यहाँ पे आपके पास z क्या है, 0 है, तो z 0 होगा, तो रिमेनिंग हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास x 0 होगा, और यहाँ पे आपके पास y 0 होगा। तो चूंकि हमारे पास प्रोजेक्शन जो है वो एक्स वाई प्लेन के अंदर है, तो z को 0 पुट करेंगे, तो 2x + 3y, यहाँ से आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। सो y जो है वो 0 से लेके कहाँ तक जा रहा है, 12 - 2x/3 तक जा रहा है। इसका हम लोग वाइस वर्स भी कर सकते हैं, कि y को ज्यूम कर लेंगे वो 0 से लेके 4 तक है, तो देन x की वैल्यू निकालने के लिए हमें लेडर यहाँ से इस तरह साइड के ऊपर ड्रॉ करनी होगी। तो x 0 से लेके यहाँ से, फिर इस इक्वेशन से हम लोग x निकालेंगे, 3y दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो नीचे जाके डिवाइड होगा, तो उस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। सो अगर आप लोग देखें, y जो है वो 0 से लेके इस टर्म तक जा रहा है, और यहाँ पे आपके पास x आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हमें पहले जो इंटीग्रेशन परफॉर्म करनी होगी वो y के लिहाज से करनी होगी। यहाँ पे हम लोग लिमिट्स पुट करेंगे, x जो है वो 0 से लेके 6 है, और y जो है वो 0 से लेके 12 - 2x/3 तक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, आफ्टर सॉल्विंग और पुटिंग द वैल्यूज, सो अकॉर्डिंग टू दिस आपके पास आंसर जो है वो 24 के इक्वल आएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, फेसबुक के ऊपर, सॉरी व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं यूट्यूब का चूंकि लिंक आपको भेजूंगा, तो आप उसके कमेंट्स में भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। So feel free to ask
एज मेनी क्वेश्चन एज यू कैन, ताकि आपको कोई मसला ना हो।